गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थी, पिछले क्लास में हम लोग कूलम के नियम पर प्रश्न कर रहे थे। 2 प्रश्न किए थे। आज भी हम लोग प्रश्न ही करेंगे कूलम के नियम पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखिए, थोड़ा सा अलग हट के है, सेंस वही है लेकिन क्वेश्चन का कुछ थीम अलग है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पकड़ में आते हैं। लिखिए क्वेश्चन को, लिखिए 2 आवेश, सेम टाइप प्रश्न है। 2 आवेश Q और 4Q, 2 आवेश Q और 4Q एक दूसरे से L दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से L दूरी पर स्थित है। तो एक तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए, एक तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जाए, कि पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जाए। एवं उस तीसरे आवेश का मान भी बताए, एवं उस तीसरे आवेश का मान भी बताए। लिख चुके विद्यार्थी। इस प्रश्न को ध्यान से आप पढ़िए। इस प्रश्न में आपको कुछ 2 विशेष बातें दिखाई दे रहा है। वो विशेष बातें क्या है? पहला तो कह रहा है कि निकाय साम्यावस्था में हो जाए, तो इसको समझना है। और दूसरा कह रहा है कि उस आवेश का वैल्यू बताए, उस आवेश का मान बताए कि उस आवेश का मान कितना होगा जिससे कि पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जाए। इसको समझना है। निकाय कहने का मतलब क्या है? जैसे निकाय कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि 2 आवेश तो दिया है Q और 4Q, और एक तीसरा आवेश जो नहीं दिया गया है, तो इन तीनों आवेश को मिलाकर जो है हम निकाय कहेंगे। और कह रहे हैं कि पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जाए। इसका मतलब ये हुआ है कि पहले आवेश पर भी कोई बल न लगे, दूसरे आवेश पर भी कोई बल न लगे, और तीसरे आवेश को भी कोई बल न लगे। इसका मतलब तीनों आवेश पर अलग अलग आगे बल बराबर पीछे बल, आगे बल बराबर पीछे बल, आगे बल बराबर पीछे बल होना चाहिए। या यदि ऊपर बल और नीचे बल लग रहा है तो ऊपर बल बराबर नीचे बल, ऊपर बल बराबर नीचे बल, और ऊपर बल बराबर नीचे बल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ, ये निकाय साम्यावस्था में है, मतलब संतुलन की अवस्था में है। आया बात समझ में? पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था, पिछला क्लास में जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ एक आवेश पर बल का मान 0 था, मतलब एक ही आवेश साम्यावस्था में था। अर्थात तीसरे आवेश पर देख लेना था कि बल का मान 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आगे बल बराबर पीछे बल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्रश्न में एक खास बात क्या है कि इस प्रश्न में खास बात यही है कि विद्यार्थी, इसमें तीनों आवेश पर बल का मान 0 होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं, ध्यान दिए। देखिए, हम मान ले रहे हैं कि तीसरा आवेश माना कि तीसरा आवेश बराबर प्लस माइनस Q, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये बात हम नहीं जानते हैं कि क्या हो, उसको हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। आवेश को रखकर, एक बार धन आवेश रखकर, एक बार ऋण आवेश रखकर, कि निकाय साम्यावस्था में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों को रखकर चेक करना पड़ेगा। इसलिए हम मान ले रहे हैं कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब ध्यान दीजिए जरा। अब कह रहा है कि जैसे ये Q है और ये है 4Q आवेश। कौन आवेश? 4Q आवेश। यहाँ पर 4Q है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। अब कह रहा है कि तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जाए। इसका मतलब मान लेते हैं कि हम एक बार धन आवेश और उस धन आवेश को हम यहाँ पर रख रहे हैं। सपोज कीजिए ये पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव Q। अब ये जो पॉजिटिव Q है, तो ये प्लस इस प्लस को विद्यार्थी प्रतिकर्षित करेगा इधर,
वो भी प्लस है, तो वो प्लस भी इस प्लस को इधर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पर जब इसको रखे हैं तो ये तो साम्यावस्था में नहीं हुआ, तो निकाय साम्यावस्था में कैसे होगा जब एक ही साम्यावस्था में नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी चेक करते हैं, आइए ध्यान दें। अब ये वाला जो है, अब इन दोनों के बीच बात करते हैं, इन दोनों के बीच बल की बात करते हैं। ये प्लस इस प्लस को इधर ढकेलेगा और ये प्लस इस प्लस को इधर ढकेलेगा, ये तो साम्यावस्था में हो रहा है, आगे बल बढ़ पीछे बल। अब इनके और इनके बीच और इनके और इनके बीच बात करेंगे। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इधर ढकेलेगा, इधर ढकेला, ये भी प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इधर ढकेला, इसका मतलब कि ये भी साम्यावस्था में नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों बल की दिशा एक ही तरह, तो साम्यावस्था में नहीं हो रहा। इसका मतलब कि धन आवेश को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। इसका मतलब जब इधर नहीं हो रहा है तो इधर भी रखने से साम्यावस्था में होने वाला नहीं है। एक बार बीच में रखकर देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ रखकर देखते हैं। ये प्लस इस प्लस को ढकेलेगा इधर और ये प्लस भी इधर ढकेलेगा, ये तो साम्यावस्था में हो गया। लेकिन तीनों में आगे बल और पीछे बल होना चाहिए, तीनों में होगा कि नहीं ये चेक करना है। अब ये प्लस इस प्लस को इधर ढकेलेगा, फिर ये प्लस इस प्लस को इधर ढकेलेगा, इसका मतलब ये साम्यावस्था में होने वाला नहीं। इसका मतलब कि ये धन आवेश होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में कोई अगर हम तीसरा आवेश धनावेशित आवेश मानते हैं तो धन आवेश इसका आंसर होने वाला नहीं है। तो आपसे इस प्रश्न में एक और बात पूछा जाता है कि बताइए उस आवेश की प्रकृति कैसा होगा, धनावेशित या ऋणावेशित। तो स्पष्ट हो गया विद्यार्थी कि धनावेशित नहीं होगा। अब जब धनावेशित नहीं होगा तो हम एक बार ऋणावेश का मतलब कि ऋणावेशित होगा, लेकिन अब उसको रखेंगे कहाँ, इस पोजीशन को देख लेना है। देखिए ध्यान दें, अब एक बार यहाँ हम माइनस क्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, माइनस क्यू। चलिए मैंने माइनस क्यू रख दिया। अब माइनस क्यू जब मैंने रखा तो विद्यार्थी इसमें क्या है, ये तो प्लस है और ये वाला माइनस है, माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू जो है माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अपनी तरफ खींच लिया। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इधर खींच लिया। चलिए ये तो साम्यावस्था विद्यार्थी हो गया, आगे बल बराबर पीछे बल। इसका मतलब एक बल का मान प्लस में तो दूसरा बल माइनस में, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 0। अब इसकी बात करते हैं तो विद्यार्थी ये माइनस जो है इस प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें। अब ये प्लस जो है इस प्लस को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्यार्थी इसमें भी आगे बल बराबर पीछे बल हो रहा है। इसका मतलब ये भी संतुलन की अवस्था में हो गया। अब जरा इसकी बात करते हैं तो ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा। चलिए और ये प्लस इस प्लस को इधर क्या करेगा, ढकेलेगा। इसका मतलब इसमें भी आगे बल बराबर पीछे बल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब निकाय साम्यावस्था में हो गया। तो ये तो समझना है, अभी हम समझ रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि हम लोग को समय लग रहा है, लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि नहीं ऐसा ही होता है तो फिर उसके बाद सिर्फ रखने की जरूरत है कि यहाँ रख कर हल कर देना है, और प्रकृति बताने की जरूरत है कि हाँ धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा। समझ में आ गया इतना। चलिए अब देखिए, ये तो हम समझ गए कि हाँ यहाँ रखें, लेकिन रखेंगे कहाँ। तो मान लेते हैं कि हम इस प्लस क्यू से इधर की दूरी x है। कितना दूरी है, x। तो इधर से विद्यार्थी कितना होगा, l माइनस x। कितना होगा, l माइनस x। आ गया समझ में। अब हम किसी को कह रहे हैं, मान लेते हैं कि ये जो आवेश इस पर बल लगाया है, इधर आकर्षित किया है, तो ये बल F1 है सपोज की, और ये प्लस आवेश इसको आकर्षित किया है, तो ये बल कितना है, F2। संतुलन की अवस्था में तो सब है, लेकिन अब हमको यह स्थान निकालना है। तो हम दोनों बलों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। जैसे ही बराबर करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वहां से बल जब बराबर होगा तो बराबर करे या 0 करे, दोनों को प्लस माइनस जोड़ के 0 करे, वो भी वैल्यू सेम है। चलिए अब देखिए, अब हमको स्थिति ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे साम्यावस्था के लिए। क्या लिखेंगे, साम्यावस्था के लिए। तो साम्यावस्था के लिए विद्यार्थी F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए ना। अब F1 क्या है, तो इन दोनों के बीच बल है, लिखेंगे यहां से
Q1 का मॉड, यहाँ मॉड दे रहे हैं क्योंकि एक माइनस है, तो Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड माइनस Q का मॉड बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर, आर के नाम कितना है एक्स स्क्वायर लिखे बराबर। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच मॉड, तो लिखेंगे माइनस Q का मॉड इंटू 4Q का मॉड बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही ना होगा विद्यार्थी, बोलिए। अब जरा देखिए, अब इसको थोड़ा हल करते हैं, देखिए लिख रहे हैं यहाँ से मॉड हटा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो छोटा क्यू इंटू बड़ा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एक्स स्क्वायर बराबर में लिखेंगे क्यू इंटू 4Q बड़ा क्यू इंटू 4Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब विद्यार्थी देखिए ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये देखिए तो ये वाला भी वैल्यू कट रहा है ना, देखिए क्या बचेगा, तो 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से बचेगा 4 बटा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना बच जाएगा। फिर विद्यार्थी ऐसा वैल्यू हम लोगों ने हल किया था 4 बटा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा ना, इतना समझ में आ गया, बोलिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर चुके हैं, चलिए आइए समझा जाए। आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा है, पिछले क्लास में हम लोग इस तरह का ही प्रश्न किए थे, बस थोड़ा सा उसमें मीनिंग चेंज हुआ था, इसमें थोड़ा मीनिंग ज्यादा है, उसमें थोड़ा मीनिंग कम है। आइए इसको समझा, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थी 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 बटा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये वाला वैल्यू कट गया ना, बचेगा यहाँ से 1 बटा एक्स बराबर 2 बटा एल माइनस एक्स, 2 बटा एल माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कीजिए तो एल माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2x, ये माइनस एक्स है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस एक्स होगा, तो लिखेंगे एल बराबर 3x, एल बराबर 3x। हमको किसका वैल्यू चाहिए, बोलिए x का, इसीलिए लिखेंगे x बराबर l बाई 3। तो ये जो x बराबर मिला है l बाई 3, तो ये तो डिस्टेंस इधर से ना है, ये डिस्टेंस किधर से, इधर से। देखिए अगर हम चाहे इधर से डिस्टेंस निकालना तो इधर से डिस्टेंस कितना होगा l माइनस एक्स लिखेंगे, इसीलिए l माइनस अगर x निकालना चाहे तो l माइनस एक्स बराबर l माइनस l बाई 3, इसका मतलब 12 बाई क्या हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा, बोलिए इसमें कोई दिक्कत, 12 बाई 3 हो जाएगा ना, ये समझ में आ गया। अभी इसमें एक बात और कह रहा है आपसे निकालने के लिए, कह रहा है कि इस आवेश का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू बताइए कितना होगा। हम तो जान गए ऋण आवेशित होगा, लेकिन वैल्यू बताइए कितना होगा। आंसर निकालेंगे परिमाण में, लेकिन लास्ट में ऑप्शन में विद्यार्थी माइनस में ही आंसर लिखेंगे क्योंकि ये ऋण आवेश है। समझा बात, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वैल्यू कैसे निकालते हैं बता। तो ठीक, नोट कर चुके हैं। अब देखिए अब आवेश का वैल्यू कैसे निकालते, देखिए x बराबर हम लोग के पास मिल गया है l बाई 3 और l माइनस एक्स बराबर मिल गया है 12 बाई 3। अब आवेश का जब वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कहते इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है, हम करेंगे प्रश्न, ठीक है। देखिए तो उस स्थिति में पहले इन दोनों के बीच बल लिखते हैं, जो दो आवेश दिए गए हैं, तीसरे आवेश के बारे में तो हमने एज्यूम किया माना है, तो जो दिया गया है पहले उन दोनों के बीच बल लिखते हैं, और उसके बाद चूंकि पूरा निकाय साम्य अवस्था में है, इसका मतलब कि किन्हीं दो के बीच बल और किन्हीं अन्य दो के बीच बल आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो आप इन दोनों के बीच बल लिखिए और फिर एक बार इन दोनों के बीच बल लिखकर बराबर कर दीजिए।
या आप चाहे तो दूसरा तरीका, इन दोनों के बीच बल लिखिए और इन दोनों के बीच बल लिखिए, बराबर कर दीजिए, तब भी आंसर आएगा आपका। देखिए कैसे, पहले हम इन दोनों के बीच बल लिखते हैं, तो लिखेंगे Q गुने 4Q, Q गुने 4Q और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, L, लिखेंगे L। आया समझ में? बोलिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, अब हम बराबर का चिन्ह देकर इन दोनों के बीच बल लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं Q इंटू प्लस Q ही लिखेंगे, ये तो सूत्र के अनुसार बना है, लेकिन वैल्यू आएगा किसमें, माइनस में लिखेंगे, आंसर माइनस में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू तो x था, x का वैल्यू कितना था, L/3, अब ये वैल्यू रख देंगे इसमें, तो L/3 का हो जाता है, ऐसे करके लिखिए। आया समझ में? देखिए विद्यार्थी, यहां से क्या होगा, ये क्यूब कट जाएगा ना, अब देखिए ये वाला वैल्यू भी कट जाएगा, बचेगा 4Q बटा में L² बराबर, यहां से बचेगा Q बटा में L² बटा 9, L² बटा 9, इतना हो जाएगा। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? आप देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला वैल्यू भी कट जाएगा ना। अब बताइए, हमको चाहिए ये वाला वैल्यू तो ऊपर चल जाएगा, किधर चल जाएगा, ऊपर, यहां से लिखेंगे तब 4Q छोटा 4Q बराबर 9Q, इतना हो जाएगा ना, ये गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे बड़ा Q बराबर 4Q बटा 9, 4Q बटा 9। तो ये हो गया तीसरा आवेश का वैल्यू, परिमाण, क्योंकि तीसरा आवेश तो ऋणावेशिक था, कैसा था, ऋणावेशिक, जब ऋणावेशिक था इसीलिए उस ऑप्शन में विद्यार्थी प्लस में भी आंसर देगा, माइनस में भी आंसर देगा। लेकिन यदि आपसे कहे कि तीसरे आवेश का परिमाण बताएं, तब ये आंसर सही है। लेकिन यदि क्वेश्चन में कहेगा कि तीसरा आवेश बताइए, तो तीसरा आवेश वो धनावेशित या ऋणावेशित तो हो सकता है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऋणावेशित होगा, इसीलिए हम आंसर लिखेंगे Q बराबर -4Q बटा 9, -4Q बटा 9, ये आंसर। तो अब इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे, एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव करते हैं इस पर, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, फिलहाल नोट कीजिए। चलिए इसको लिख चुके हैं। इन दो प्रश्नों में क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? इन दो प्रश्नों से स्पष्ट होता है कि अगर आवेश का वैल्यू पूछे तो आप आवेश को कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, और एक आवेश साम्यावस्था में हो, पूरा निकाय साम्यावस्था में हो, तो उसका मीनिंग क्या होगा, इतना समझ में आ गया। एक प्रश्न इसी कंसेप्ट पे लिखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। लिखिए क्वेश्चन को, लिखिए, दो समान परिमाण के आवेश को, दो समान परिमाण के आवेश को आप उसको क्यू कर दीजिए, दो समान परिमाण के आवेश छोटा क्यू को L दूरी पर रखा गया है, L दूरी पर रखा गया है। तो एक तीसरे आवेश का मान बताइए, तो एक तीसरे आवेश का मान बताएं जिसको दोनों आवेशों के बीच में रखने से, जिसको दोनों आवेशों के बीच में रखने से पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जाता है, पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जाता है। लिख चुके? ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें क्या है कि इसमें डिस्टेंस दिया है, कह नहीं रहा, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कहां रखा जाए, इसमें ऑलरेडी डिस्टेंस दिया गया है। आइए इसको समझा जाए। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दो आवेश समान परिमाण के, मतलब धन आवेश, ये क्यू, दोनों क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, L। अब कह रहा है कि बताइए कि तीसरा आवेश जिसको इन दोनों के मध्य बिंदु मतलब मिडिल पॉइंट पर, ये मिडिल पॉइंट पर ये तीसरा आवेश रखा गया, इसको रखने से क्या हो रहा है कि पूरा निकाय साम्यावस्था में हो जा रहा है। तो हम अभी भी तो देखे हैं
यहाँ को अगर हम प्लस धन आवेश रखेंगे तो निकाय साम्य अवस्था में होने वाला नहीं है। कौन सा आवेश रखना पड़ेगा? ऋण आवेश। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ को हम ऋण आवेश रखेंगे, अर्थात हमारा जो आवेश आएगा वो माइनस वैल्यू में आएगा। इसमें आएगा माइनस वैल्यू। आंसर तो प्लस में ही आएगा, लेकिन जब उसको आंसर हम मुख्य रूप से लिखेंगे तो आंसर माइनस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? माइनस। इतना समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान दीजिए कितना डिस्टेंस पर रखा गया? L/2 डिस्टेंस। तो आप पहले सबसे पहले अभी भी बताए हैं कि पहले तो इन दोनों के बीच बन, आप फिर इसके बीच बन, इन दोनों के या इन दोनों के बीच बन लिख के बराबर कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब देखिए कैसे हल करते हैं। तो लिखते हैं पहले इन दोनों के बीच बन q गुणे q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस कितना है? L स्क्वायर होगा बराबर। अब इन दोनों के बीच बन लिखिए तो q इंटू बड़ा q मोड ये मोड लिखे, परिमाण लिखे यहाँ पर, ठीक है? मोड दे नहीं रहे, अब आप समझिए, बार बार नहीं लिखेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल होगा ना? देखिए ये वाला q कट जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, बचेगा यहाँ से q बटा L स्क्वायर बराबर यहाँ से बड़ा q बटा L स्क्वायर बटा 4, L स्क्वायर बटा 4। ये वैल्यू भी कट जाएगा ना? तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो लिखेंगे यहाँ से छोटा q बराबर 4 गुने बड़ा q, गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसीलिए लिखेंगे बड़ा q बराबर छोटा q बटा 4। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? -q। तो ये +2 का वैल्यू है, इसीलिए हम लिखेंगे -q बराबर -q बटा 4। इसका मतलब उस आवेश का मान कितना होगा? -q बटा 4। ये समझ में आया आप लोगों को? ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप बुक उलटकर कभी देखेंगे या कोई भी मॉडल सेट या गेस्ट पेपर हो वो देखेंगे तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। बोलिए, लिख चुके हैं? चलिए विद्यार्थी अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2011 में ये प्रश्न दिया गया था। उसके बाद कई बार ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रश्न को डाल दिया जाता है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है और थोड़ा लेवल का प्रश्न है, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है और कई बार इसको आईआईटी में भी पूछा गया है, आईआईटी में पूछा गया है, मेडिकल में पूछा गया है। अब प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न को हम लोग सिंपली फिगर से समझेंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न कहता है कि जैसे ये कोई दीवार है, इस दीवार में कील के माध्यम से दो धागा की लंबाई से, धागा की लंबाई से मतलब धागा की लंबाई बराबर है L, और इसमें एक दो समान परिमाण के आवेश को बांध कर रखा गया है। क्या करके रखा गया है? बांध। और दोनों के बीच का डिस्टेंस x कितना है? x है। अब जब समान परिमाण की और समान प्रकृति के आवेश, तो कहता है कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। कौन बल कार्य कर रहा है? प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो उस स्थिति में बताए कि इन आवेश का परिमाण क्या होगा, अर्थात आवेश का वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये निकाय साम्य अवस्था में हो जाए, ये निकाय साम्य अवस्था में हो जाए या संतुलन की अवस्था में। आया प्रश्न समझ में? आप लोग जरा प्रश्न को थोड़ा शॉर्टली लैंग्वेज लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले चित्र को देखकर लिखिए, चित्र को देखकर आवेश का मान बताएं, आवेश का मान बताएं जिससे कि निकाय संतुलन की अवस्था में हो, जिससे कि निकाय संतुलन की अवस्था में हो।
निकाय संतुलन की अवस्था में लिख चुके, बोलिए। चलिए, निकाय संतुलन की अवस्था में आइए एक बार प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। देखिए, ये चित्र दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चित्र के अनुसार ये दो आवेश को समान लंबाई के धागा में इस प्रकार से बांटा गया है। अब कह रहा है कि ये समान प्रकृति के, समान परिमाण के और समान प्रकृति के हैं। तो जब समान प्रकृति के हैं तो इसका मतलब हम जानते हैं कि समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसका मतलब कि ये जो है, ये आवेश इस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश जो है इस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब थोड़ा सा फिगर ड्राइंग कर दे रहे इसमें। ये आवेश इसको इधर ढकेलेगा, मान लेते हैं एक बल लगाया, लेकिन प्रतिकर्षण बल को इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन फोर्स। तो हम इसको कह रहे हैं Fr, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स। समझ में आ गया? अब ये आवेश जो है इस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो हम इसको भी कहेंगे समान आवेश है, समान परिमाण के हैं, तो ये भी इसको कहेंगे हम रिपल्सन फोर्स, मतलब Fr से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? Fr से। अब इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट कर ले कि 11th क्लास में आप लोगों को स्वतंत्र शरीर का ढांचा पढ़ाया गया था, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको बोलते हैं। अब कुछ लोग 11th नहीं पढ़े होंगे तो वो तो नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन धैर्य रखना है और हम जब समझाएंगे तब तो समझ में आएगा। समझ रहे ना? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि यदि किसी निकाय में कितने भी वस्तु उपस्थित हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, उन वस्तुओं को निकाय से अलग करके प्रत्येक वस्तु पर कितना बल किधर लग रहा है, ऊपर कितना बल, नीचे कितना बल, आगे बल कितना, पीछे बल कितना, इसी को दर्शा देना, दिखाना, ड्राइंग करना फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो मान लेते हैं कि इस निकाय में भी कितने आवेश हैं? 2 आवेश, मतलब 2 वस्तु नहीं कहेंगे, 2 आवेश। इनमें भी अब फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आ गया। थोड़ा सा समझिए कैसे। धागा में तनाव बल कार्य करता है। धागा में कौन सा बल काम करता है? तनाव बल। ये भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। अब धागा मान लेते हैं कि किसी धागा को ऐसे मानते हैं, ये धागा है, ये कांटी में धागा को बांधा गया है, ऐसे किसी वस्तु को लटकाया गया है। तो जब वस्तु नीचे लटकेगा तो धागा में तनाव बल किधर होगा? धागा टाइट ऊपर की तरफ रहेगा तब धागा लूज नहीं होगा। इसका मतलब कि जब वस्तु नीचे लटका रहेगा तो धागा में तनाव बल किधर? ऊपर। अगर ऐसे है धागा, ऐसे नीचे की तरफ खींच रहे तो तनाव बल किधर होगा? ऊपर। ठीक वही सिचुएशन इसमें भी। ये जो आवेश है, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि धागा तो टाइट है, तो ये धागा तिरछा है, तो इसमें तनाव बल, इसमें टेंशन फोर्स इस प्रकार से ऊपर की तरफ लगेगा। इतना समझ में आया? बोलिए। अब ये जो आवेश है, इस आवेश का कुछ परिमाण, इसका द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं द्रव्यमान m है, तो इसका भी द्रव्यमान m होगा। तो कोई भी वस्तु जब m द्रव्यमान का है तो हम जानते हैं भार बल, वेट फोर्स। वेट फोर्स क्या होता है कि वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और उसका वैल्यू परिमाण कितना लिखते हैं? mg। कितना लिखते हैं? mg। तो इस आवेश का भी भार किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। कितना लगेगा? mg भार। अब एक बात बताइए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और समझना है। अगर इसे ही बात करें तो इसका भी भार बल किधर? नीचे mg। थोड़ा सा इसे फिगर में ड्राइंग करते हैं। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे ड्राइंग करते हैं। आप किसी एक आवेश की बात करते हैं। देखिए जरा इस फिगर में देखिए, तो ये वाला सरल रेखा और ये वाला सरल रेखा एक दूसरे की क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो ये तिर्यक रेखा का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? तिर्यक रेखा का। तो हम जानते हैं कि जब 2 सरल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तो उस स्थिति में और एक तिर्यक रेखा उनको काटती हो तो एकांत और अंतःकोण आपस में क्या होता है? बराबर। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा। जरा इसको थोड़ा देर के लिए हम एक्स एक्सिस कह दे और इसको वाई एक्सिस कह दे, तो जाते एक्स और वाई एक्स आपस में लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब। तो दोनों मिलाकर 90 डिग्री। तो विद्यार्थी ये कोण थीटा है तो जो बच गया वो कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलिए। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इतना समझ में आया? बोलिए।
अभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में 1-2 स्टेप और बाकी है। विद्यार्थी, इस आवेश को साम्यावस्था में होने के लिए, इस आवेश को संतुलन की अवस्था में होने के लिए आगे बल बराबर पीछे बल होना चाहिए और ऊपर बल बराबर नीचे बल होना चाहिए। तो जरा हम देखेंगे कि आगे बल कितना काम कर रहा है, पीछे बल कितना लग रहा है, ऊपर बल कितना लग रहा है, नीचे बल कितना लग रहा है, उसको निकालना है। देखिए कैसे, आप देखिए तो जरा, ये अगर इसको हम कह दें कि ये आगे बल है, तो आगे बल कितना है F r, तो इसके पीछे ये होगा, तो क्या पीछे बल मालूम है? नहीं मालूम है, तो ये निकालना पड़ेगा। ये देखिए नीचे बल कितना है mg, तो क्या ऊपर बल मालूम है? नहीं मालूम है, ये भी निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आप लोग को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे। 11th क्लास में वेक्टर पढ़ाया गया था, सदिश का घटक या वियोजन। याद कीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया गया था आप लोग को। उस कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं और उसमें हम एक मूविंग रूल बताए थे कि फॉर फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर बाय मूविंग रूल के द्वारा आप लोगों को बताया गया था, यानी घूमने वाली विधि के अंतर्गत, कि फिगर अलग से फिर नहीं बनाना, उस फिगर में घूमकर हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस ये बल है ना टेंशन, ये टेंशन फोर्स है। अब इस टेंशन फोर्स को हम इस y एक्सिस में इसका घटक निकालना चाह रहे हैं, इसका परिमाण, इसका वैल्यू y अक्ष में कितना होगा, मतलब इस बल का प्रभाव इस y अक्ष में कितना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इस वेक्टर पे कलम रख के घूमते हैं, कोण माप लेते हैं, कोण कितना है थीटा, cos लगाएंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। इसका मतलब इधर जो बल होगा तो ये cos थीटा हो गया, और उसके बाद जो वेक्टर का परिमाण है उसे गुणा कर देते हैं, तो विद्यार्थी ये हो जाता है t cos थीटा। इसका मतलब कि हम लोग को ऊपर की तरफ बल प्राप्त हो गया कितना, t cos थीटा। अब अलग से हम फिगर बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। वेक्टर में इसीलिए इस कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है कि इस तरह के टिपिकल प्रश्न को, कंसेप्चुअल प्रश्न को करने के लिए फिर अलग से कोई मेथड ना बताना, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए, अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब हमको इस ऊपर तो बल मिल गया, अब इधर निकालना है, इस पर कलम रख के फिर इधर घूमते हैं। इधर जब घूमेंगे तो कोण कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लगाएंगे cos, और परिमाण से क्या करेंगे गुणा, तो कितना होगा t sin थीटा। इसका मतलब देखिए, अगर इसको हम आगे कर दे तो आगे बल कितना है d sin थीटा, और पीछे बल कितना है F r, ऊपर बल कितना है t cos थीटा, नीचे कितना है mg। तो क्या हम लोग को ऊपर बल आगे, ऊपर बल नीचे बल, आगे बल पीछे बल प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब कि अब ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था में करने के लिए हमको क्या, किस कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, आगे बल बराबर पीछे बल और ऊपर बल बराबर नीचे बल। आ गया, समझ में आया कि नहीं आया?